तो दोस्तों, एक और नया दिन और मैं बलजीत परमार हाजिर हूँ एक नई कहानी, एक नया किस्सा लेकर। आज आपको सुनाएंगे एक बार फिर रमा नायक की कहानी, जो भले थोड़ा सा अरुण गवली से उम्र में छोटा था, लेकिन अरुण गवली उसको बड़ा भाई समझता था। और उस आदमी को पहली बार जेल में उस समय जाना पड़ा जब उसकी उम्र सिर्फ 1 साल की थी। देखिए, हर क्रिमिनल की एक फैमिली बैकग्राउंड होती है। किस परिवार से वो गैंगस्टर निकल के आया, उस परिवार का क्या रोल था उस समय जब उसका जन्म हुआ था। हम पैदा एक और किस्म के परिवार में होते हैं और बन कुछ और जाते हैं। इसको हालात कहिए या कुछ अपनी या गलतियां कहिए या मौका प्रस्ती या नासमझी या मिलते हुए मौके को ना संभालना। अब देखिए, जो भाई खला का एरिया बेसिकली वर्किंग क्लास एरिया था, और वो दौर था जब उस इलाके में कम्युनिस्ट पार्टी का बहुत जोर था। वर्कर क्लास में पुराने ज़माने से ही कांग्रेस के साथ साथ कम्युनिस्ट पार्टी, जो बाद में टूटी भी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया से कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया मार्क्सिस्ट बनी और 6-7 विंग बन गए आहिस्ता आहिस्ता। लेकिन उनका होल्ड ट्रेड यूनियंस पे कम्युनिस्ट पार्टीज का बहुत रहा। ये एक दौर था जिस दौर में रमा नायक पैदा हुआ, बड़ा हुआ और उसी में समा गया। अब बताते हैं विस्तार से ये कहानी है क्या। महाराष्ट्र उस जमाने में आधा हिस्सा, तकरीबन काफ़ी हिस्सा गुजरात के साथ मिला हुआ था अंग्रेज़ों के ज़माने से। इसको स्टेट ऑफ बॉम्बे कहते थे, बॉम्बे स्टेट कहते थे। गुजरात के साथ मिलाया हुआ था मुंबई को। वो पुराना इतिहास है, उसमें नहीं जाएंगे, वो सेपरेट चैप्टर है। लेकिन एक मूवमेंट चली कि मुंबई को और महाराष्ट्र को इकट्ठा किया जाए। उसका नाम था संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट। और उस मूवमेंट की लड़ाई जो लोग लड़ रहे थे उस जमाने में, 1960 में आके महाराष्ट्र स्टेट बनी है। उसके पहले एक लंबी जद्दोजहद महाराष्ट्र के लोगों ने की कि उनको पूरा संपूर्ण महाराष्ट्र मिले, जो उसका हिस्सा गुजरात के साथ है वो निकाला जाए। उस मूवमेंट में बहुत से लीडर निकल के आए, जिनमें से बाल ठाकरे एक थे, क्योंकि उनके पिता प्रबोधन ठाकरे भी उसी मूवमेंट से निकल के आए थे। उसी मूवमेंट में एक सीपीएम की नेता हुआ करती थी, अहल्याबाई रंगनेकर। सीपीआईएम बाद में हो गई। वो बड़ी हर दिल अजीज लीडर हुआ करती थी। बहुत मुंबई के लिए बहुत काम किया और उनका जो होल्ड था वो पूरे मुंबई में था। लेकिन सबसे ज़्यादा उनका स्ट्रांग होल्ड जो था वो यही भाई खला एरिया था, जिस एरिया में रमा नायक का जन्म होता है। और आपको बता दें कि रमा नायक की माता लक्ष्मीबाई नायक, वो अहल्या रंगनेकर की राइट हैंड थी इस एरिया में। बहुत बड़ी गिनती में महाराष्ट्र में वर्कर रहते थे। लेकिन 4 बड़ी चौल भी थी, जिनका आज 2 चौल्स का नाम बहुत उभर के सामने आता है। दूसरी 2 चौल्स को लोग भूल गए। ये 4 चौल्स थी, एक तो दगड़ी चाल, एक लाल बेटाची चाल, मतलब लाल ईंटों वाली चाल या लाल ईंटों से बनी हुई चौल। चौल कई बार 1-2 फ्लोर की होती थी, कई 3 फ्लोर की हैं, कई 4 फ्लोर की भी हैं। लेकिन कम्युनिटी लिविंग जैसा माहौल था, इसलिए उनको चौल कह दिया जाता था। उसके साथ तीसरी चौल थी पियोन चौल, अंग्रेजी का शब्द पियोन, जिसको चपड़ासी भी कह देते हैं हम।
पियोन चावल नाम कैसे पड़ा, ये एक स्टडी का विषय है, देखेंगे करके। और एक थी लक्ष्मीबाई चावल। अब ये 4 चॉल्स में हजारों लोग रहते थे और इन चारों चॉल्स की इंचार्ज अहिल्याबाई रंगनेकर ने, जो कम्युनिस्ट नेता हुआ करती थी, संयुक्त महाराष्ट्र मूवमेंट में जद्दोजहद कर रही थी, उन्होंने इन चारों चॉल्स की जिम्मेदारी रमा नायक की माँ लक्ष्मीबाई को दी थी। तो जो मोर्चे निकलते थे, जुलूस निकलते थे, भूख हड़ताल होती थी, नए महाराष्ट्र की मांग हो रही थी, उनमें उसमें बहुत बड़ा रोल बाईखला एरिया में रमा नायक की मां ने निभाया था। और इसी दौर में उनको पकड़ के महासभा जो बॉब स्टेट थी, उन्होंने उनको 21 दिन के लिए अरेस्ट करके, डिटेन करके येरवाड़ा जेल पूना भेज दिया, क्योंकि मुंबई की जेलों में जगह ही नहीं थी। एक तो जेल थी, तभी एक बाईखला की छोटी सी जेल थी, तो पूना भेज दिया। तभी रमा नायक की उम्र सिर्फ 1 साल की थी। जब 21 दिन इनकी माँ ने, माता श्री ने येरवाड़ा जेल में गुजारे, तभी रमा नायक की उम्र 1 साल की थी। आप अंदाजा लगाइए कि वो औरत कितनी दलेर होगी, कितनी हिम्मत वाली होगी। 1 साल के बच्चों को लेके वो संयुक्त महाराष्ट्र की मांग को लेके जद्दोजहद कर रही है, सड़कों पे जालूस निकाल रही है, नारे लगा रही है और अपने इलाके के लोगों को लामबंद कर रही है कि हमें एक इंडिपेंडेंट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र चाहिए, एक सेपरेट स्टेट ऑफ महाराष्ट्र जो गुजरात से अलग हो, जो हमारा एरिया गुजरात में है वापस लेके हमें दिया जाए। तो दोस्तों, बहुत बड़ी लड़ाई थी और उस लड़ाई में आखिरकार इन सब जो स्ट्रगल करने वाले लोग थे, इस जद्दोजहद को चलाने वाले, उनको कामयाबी मिलती है 1960 में, जब महाराष्ट्र एक फुल फ्लैज स्टेट हो जाता है और मुंबई महाराष्ट्र की राजधानी बनती है। क्या तो इतनी बहादुर माँ ने जन्म दिया था रमा नायक को। उसने शायद सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक दिन उसका बेटा गुमनाम गलियों का बाशिंदा बन के रह जाएगा, अंडरवर्ल्ड में, कत्लो गारत में, बदमाशी में, गोलियां चलाने वाला, हफ्ता इकट्ठा करने वाला, जुए के क्लब चलाने वाला, रम्मी के क्लब चलाने वाला, शराब के ठेके चलाने वाला, मटके का धंधा करने वाला, इस किस्म का आदमी बनेगा। लेकिन शायद जब माहौल बदला, जब कम्युनिस्ट मूवमेंट कमज़ोर होने लगी और ख़ास तौर पे जो MLA कृष्णा देसाई थे उस इलाके के, लाल बाग, परेल, ये एरिया के, उनका मर्डर हो जाता है, तो उसके बाद शिवसेना जोर पकड़ने लगती है और कम्युनिस्ट मूवमेंट कमज़ोर होने लगती है। तो बहुत सारे पुराने कम्युनिस्ट हमदर्दी वाले लोग शिवसेना के साथ जुड़ गए। शायद वही दौर था जब एक यंग रमा नायक उस तरफ हो लिया। उसके बाद डॉक्टर दत्ता सामंत की स्ट्राइक आने के बाद लाखों लोग बेरोजगार हुए, तो रमा नायक जैसे लोगों के पास इस किस्म के काम करने का एक बहाना था कि नौकरी नहीं है तो चलो क्लब खोल लो। उसमें बाबू रेशम, ये सब लोग एक ज़माने में ट्रेड यूनियन मूवमेंट के साथ जुड़े रहे हैं, वर्करों की बात करते थे, मैनेजमेंट से झगड़े करते थे और अपनी जो यूनियन थी इनकी, उसके थ्रू वर्कर्स की डिमांड आगे रखते थे। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो लालच होने लगता है, इतने वर्कर का
सपोर्ट आपको मिलता है, आप अपने आप को बॉस समझने लग जाते हो और वही बॉसगिरी आपको एक दिन क्रिमिनल फील्ड में ले आती है। अब देखिए, उस दौर से निकलते हुए वो किस्सा बहुत बार आप लोगों ने सुना होगा। तो ये तीन दोस्त इकट्ठे हो जाते हैं, रामानायक, बाबू रेशम और अरुण गवली। चलते चलते बात आ जाती है 1986-87 तक। ये वो दौर था जब दाऊद इब्राहिम अपनी जवानी के दिनों से निकल के एक डॉन बनने की राह पर था। इनकी दोस्ती दाऊद इब्राहिम, रामानायक की और बाबू रेशम की खास तौर पे। अरुण गवली तभी फील्ड में नहीं था। दाऊद के साथ इनकी दोस्ती होती है जब दाऊद को पठान गैंग के साथ लड़ाई में मदद चाहिए थी। साबिर के मर्डर के बाद जब उसका बदला लेना था और अमीर ज़ादा आलम से पूरा पठान गैंग दाऊद भाइयों के पीछे लगा था, तो उस समय जो मदद मिली दाऊद को अपने लोगों के अलावा, वो सबसे ज़्यादा अमर नायक और बाबू रेशम ने की थी। दाऊद के भाई साबिर, जिसका मर्डर हुआ था 81 में, उसका खास दोस्त था सतीश राजे, जो परेल में रहता था। सतीश राजे के घर पे, परेल पे, अमर नायक और बाबू रेशम का अक्सर आना जाना रहता था। और 2-3 साल में दुबई जाने के बाद दाऊद ने अपना काफ़ी अच्छा खासा बिजनेस एम्पायर खड़ी कर ली थी। और उसका जो स्मगलिंग का सामान आने लगा तो उसने इन लोगों की मदद भी करनी शुरू की, क्योंकि पठान गैंग में लड़ाई के साथ जो मदद बाबू रेशम और रामानायक ने की थी, उसके लिए दाऊद इनका शुक्रगुजार था। आपको याद होगा कि समद खान का मर्डर जो दिसंबर 84 में होता है, उसमें भी छोटा राजन, अमर नायक के लोगों ने बहुत हेल्प की थी, अपने बंदे दिए थे, कुछ शामिल भी थे। तो दाऊद के साथ इनके रिश्ते उस मुश्किल के दौर के हैं जब दाऊद के ऊपर मुश्किलें थी। इनका तो कोई लेना देना नहीं, तो अपने इलाके के बादशाह थे, अपना क्लब चलाते थे, दारू के अड्डे चलाते थे, अपने जो लड़ाई झगड़े होते थे करते थे। उसी दौर में जब छोटा राजन को बड़ा राजन के मरने के बाद दुश्मनियाँ बढ़ती हैं, इंट्रा गैंग राइवलरीज होती हैं, तो कहा जाता है कि 2.5-3 साल तक छोटा राजन को पनाह भी रामानायक ने दी थी। पहले दाऊद को, उसके बाद छोटा राजन को, लेकिन उसके बाद क्या हुआ आप सबको पता है। अब वहाँ के लोग, इन 4 चौल्स में रहने वाले लोग, ये 4 चौल का जिक्र इसलिए मैंने किया, जब रामानायक, बाबू रेशम, अरुण गवली अंडरग्राउंड में पैर रखने लगे तो इन चारों चौल्स में, पीएम चौल, लक्ष्मीबाई चौल, लाल बिताची चौल और दगड़ी चौल, इनमें इनके छिपने के अड्डे बन गए, हथियार रखने के अड्डे बन गए, बाहर से आए लोगों को पनाह देने के अड्डे बन गए, पुलिस से बचने के लिए ये अड्डे बन गए। अंदर इन्होंने अपनी सुरंगें भी बना ली, गोलियां चलाने की प्रैक्टिस करने के कमरे भी बना लिए, और हर किस्म की वो चीज़ जहाँ पे पुलिस की नज़रों से और दुश्मनों की नज़रों से बच के जो कर सकते थे वो वहाँ पे किया। थोड़े समय के लिए इन तीनों ने दाऊद इब्राहिम का स्मगलिंग का माल छुपाने का काम भी किया। ये पुराने लोग वहाँ के बताते हैं। सब दौर निकल गया, क्योंकि सतीश राजे साबिर का दोस्त था, दाऊद भी उसको अपना बड़ा भाई मानता था, उसके पास इनका आना जाना था, शायद उसके थ्रू दुबई में दाऊद से बातचीत होती हो। लेकिन जब रामानायक और शेट्टी ब्रदर्स का झगड़ा होता है,
जोगेश्वरी के प्लॉट को लेके प्रभाकर शेट्टी, प्रकाश शेट्टी। तो उस समय दाऊद ने साथ दे दिया शेट्टी ब्रदर्स का, शरद शेट्टी और उसके जो आज भी थे। तो ये बात शायद रामा नायक को गवारा नहीं हुई, वो वापस तो आ गया, लेकिन उसने दाऊद की बात मानी नहीं। उसने अपना हक उस जमीन पे नहीं छोड़ा जिसको लेके बात दाऊद तक पहुंची थी। उसके बाद आपको हमारे में कहानी रिपीट नहीं करेंगे तो रामा नायक को रास्ते से हटाने का प्लान बनाया जाता। उसमें शायद कहीं ना कहीं छोटा राजन का रोल भी था, क्योंकि तब तक छोटा राजन बड़ी अच्छी तरह दाऊद के साथ जुड़ चुका था 84 के बाद, समर के मर्डर के बाद। तो दाऊद ने इस्तेमाल किया शायद छोटा राजन को। लोकल लोग, वहाँ के जो चौल्स के चार चौल के लोग जो इन तीनों को अच्छी तरह जानते थे, इनके साथ जुड़े हुए, उनका आज तक ये मानना है कि छोटा राजन ने रामा नायक को धोखा दिया। उसको बड़े तरीके से चैबूर बुलाया और उस सैलून में जहाँ वो कटिंग करवा के अपना न्यू लुक लेके बाहर निकलना चाहता था, वहीं पे उसको इंस्पेक्टर राजन काटधरे ने गोलियां मार। अकेला इंस्पेक्टर भोईवाड़ा से जाता है और वहाँ पे जाके रामा नायक का कत्ल कर देते। कोई उस समय रामा नायक कोई इतना बड़ा टॉप 10 लिस्ट में नहीं था, कोई वांटेड नहीं था, कोई ऐसा नहीं था कि इसका एनकाउंटर करना है। करना होता तो बहुत से एनकाउंटर स्पेशलिस्ट थे, दूसरे से लोकल पुलिस एक्शन लेती। राजन काटधरे को वहाँ जाने की क्या ज़रूरत थी, ये आज तक सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन लोकल लोग जो रामा नायक की फैमिली, उसके करीबी सब, वो आज तक छोटा राजन को ब्लेम करते हैं कि उसने रमा भाई को धोखा दिया। देखो, बहुत सारे लोगों को पनाह दी। दिलीप बुआ इसका बॉडीगार्ड रहा। कुछ लोग तो ये भी कहते हैं कि दिलीप बुआ को छोटा राजन ने खरीदा, उसके थ्रू इसकी खबर मिली और उसको ठिकाने लगवा दिया पुलिस वाले के थ्रू। ये बहुत सारी थ्योरीज हैं, लेकिन अभी तक ये बात उभर के निखर के सामने नहीं आई कि असल में हुआ क्या था। लेकिन कहीं ना कहीं इसमें शायद अमर नायक और उसके साथियों को, बाबू रेशम तो 87 में अग्निपाड़ा लॉकअप में मारा गया था, मार्च 87 में। रमा नायक का मर्डर जुलाई 88 में होता है। वरुण गवली और उसके साथियों को, शोक ऋषि को लगा कि इसमें कहीं ना कहीं सतीश राजे का हाथ होगा, या ये कह लो कि दाऊद का कोई आदमी और सामने नहीं था, एक सतीश राजे ही था जो विजिबल था। और रेस कोर्स भी जाता था, वो घूमता फिरता भी था, अकेला जाता था। इनको एक सॉफ्ट टारगेट लगा होगा कि अब दाऊद से सीधा बदला तो ले नहीं सकते, उसके किसी खास आदमी को मारा जाए। उसके पहले अरज्जी का मर्डर भी हो चुका था। 88 में 4 बड़े मर्डर हुए थे, पहले रज्जी का, फिर रामा नायक का, फिर सतीश राजे का, और उसके बाद अशोक जोशी का। उसके बाद अंडरवर्ल्ड की पूरी जो रूपरेखा थी वो बदल जाती है। छोटा राजन मुंबई छोड़ के चला जाता है, दाऊद के पास रहने लगता है। फिर उसके बाद क्या हुआ आपको सब मालूम। तो आज की कहानी का मकसद यही था कि अगर रमा नायक अपनी माँ के कदमों पे चलता तो शायद आज एक बड़ा पॉलिटिकल लीडर होता। पुराने लोग अभी भी कहते हैं कि उसकी माँ कहा करती थी कि अगर रमा मेरे कहने पे चलता तो आज
कारपोरेटर, एमएलए, मंत्री, कुछ भी हो सकता था, लेकिन गलत रास्ते पे चला गया। कितने लोग उस जमाने में 60s में 1950 से 60 के इलाके में जब महाराष्ट्र स्टेट घोषित हुई, जितने लोग रमा की माँ की इज्जत करते थे वो सब लोग रमा के साथ खड़े होते अगर वो अपनी माँ के नक्श कदम पे चलता। लेकिन कहते हैं हर आदमी की अपनी तकदीर नसीब होता। बाबू रेशम और रमा नायक को मरना था और अरुण गवली का सितारा चढ़ना था। तो अंडरवर्ल्ड में ना तो कोई परमानेंट दुश्मनियाँ होती हैं ना परमानेंट दोस्तियाँ होती। एक ज़माने में ये सब लोग दोस्त थे और दूसरे दौर में ये सब लोग एक दूसरे के खून के प्यासे हो गए। इसीलिए कहते हैं कि क्राइम की दुनिया में सिवाय खून के या जेल के और कुछ नहीं मिलता। तो दोस्तों, आने वाले दिनों में इस किस्म के कितने कहानियाँ लेके फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप सबको बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।